हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं जीके जीएस 10 प्रश्न प्रतिदिन पर। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए गए हैं और जो आने की संभावना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है, वो नोट से ही होती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएँगे, 10 प्रश्न बताए जाते हैं और हम 10 प्रश्न में आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न आराम से बता देते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में काम करेगा। जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो बैंक पीओ का हो गया, जिसमें भी मान लीजिए कि जिसमें भी आपके जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, फिर उसके बाद पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें, ये सारे जो चीज़ वैकेंसी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में ये रहेगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए इससे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कौन से जो प्रश्न है किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न पूछने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने खुद से प्रश्न का हल करने का कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि निम्न में से कौन-सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है। चलिए लिख लीजिए, नर्मदा लिख लीजिए, ठीक है, गंगा लिख लीजिए, यमुना लिख लीजिए और ब्रह्मपुत्र लिख लीजिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इन 4 नदियों में आप बताइए कि कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, बीहड़ों से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। यमुना तो मान लीजिए कि गंगा की सहायक है, यहाँ पर देखेंगे कि प्रयागराज में आकर मिलती है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से आती है और ये तीनों नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा हो गई, नर्मदा जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और जो गंगा और यमुना नदी आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती तो है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग ज्योग्राफी में नदी तंत्र जब पढ़ा जाएगा तो उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक नदी तंत्र को पढ़ा जाएगा बढ़िया से। फिर इसको देखिए कि प्रश्न दूसरा जो है, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न दूसरा जो है साल का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? साल का टीका जो है किस रोग के लिए लगाया जाता है? वो है पोलियो के लिए। और पोलियो का जो साल का टीका है इसको कौन खोज किया था? जॉन ई साल्क। ठीक है, जॉन ई साल्क ने यहाँ पर खोज किया था। ठीक है, टीबी के टीका को आप देखेंगे कि युगनी करके है, वहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि युगनी करके है, तो उसका नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि युगनी करके नाम यहाँ पर है। ठीक है, युगनी। ठीक है, तो युगनी करके एक नाम है उसका, उस व्यक्ति का, तो उसने टीबी के टीके का खोज किया था। चेचक का टीका सब जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। तो ये सारे टीके आप लोग नोट डाउन करते रहे, नोट्स बनाते रहे। तो और यहाँ पर इनका नाम थोड़ा सा भूल रहा है, तो एक नाम याद आ रहा है और इनका जो अगला नाम है वो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। तो युगनी करके है, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसको देखिए कि तीसरा प्रश्न पूछा है कि एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है से एक सेब गिराया जाएगा, तो वह सेब क्या होगा? तो वो से पूछ रहा है कि सीधा है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो सेब गिराया जाएगा तो क्या होगा? योग गति पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, ये गलत है, पृथ्वी की ओर नहीं गिरेगा क्योंकि अंतरिक्ष में आप जानते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी होती नहीं है, तो क्या होगा? वो गिरेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद कम गति से गतिमान होगा, ये भी गलत है। अधिक गति से गतिमान होगा, ये भी गलत है। और कौन सा ऑप्शन सही है? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है कि किसी अंतरिक्ष यान से कोई एक सेब गिराया जाए तो अंतरिक्ष यान की गति के साथ साथ ही वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर इसको देखिए, चौथा यह प्रश्न क्या है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर
पुस्तक के लेखक, यहाँ पर लेखक के बारे में पूछा जाता है, पूछा गया है। तो बहुत आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, कौन कौन से पुस्तक है, कौन कौन से लेखक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में 100% है कि पुस्तकों से एक प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर है कि जो लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नहीं, इनका जो पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक का नाम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। और जो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर की पुस्तक के लेखक हैं वो है दुर्गादास ने वहाँ पर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर को लिखा था। फ्रैंक मोरेस देखेंगे कि नेहरू के जीवन पर लिखे हैं, नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, वो फ्रैंक मोरेस ने लिखा था। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, लेकिन अगर भारत विभाजन पूछ दे तो क्या होगा, ठीक है, भारत विभाजन, ठीक है, भारत विभाजन पूछ देगा तो क्या होगा, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड का जो हिंदी रूप है उसको भारत विभाजन ही बोला जाता है। लेकिन इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन भारत विभाजन के लेखक जो है वो देखेंगे कि सरदार पटेल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सरदार पटेल है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारत विभाजन लिखा था, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी षड्यंत्र, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन फांसी की सज़ा से बच गया था, और कौन कौन लोग शामिल थे। और ये आप देखेंगे कि ये किसने किया था, HRA के द्वारा यह किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन जो था 1924 में हुआ था, ठीक है। तो 1924 में हुआ था और उसी के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन कांड किया गया था। और उसमें जो लोग पकड़े गए थे उसमें कौन थे, राजेंद्र लाड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो इन तीनों लोगों को, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को तो फांसी हो गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ पर बच निकले, चंद्रशेखर आज़ाद जो है भाग निकले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र में कौन फांसी की सज़ा से बच गया, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ पर बच गए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद आप देखेंगे कि इलाहाबाद में वहाँ पर खुद को गोली मार लिया था, और वहाँ पर इनकी स्मृति में वहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया, आज़ाद पार्क करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर इसको देखिए, भारत की 6वां प्रश्न जो है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था के समान है, ठीक है। यहाँ पर सीधा ये पूछा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था के समान है, वो है कनाडा के समान, ठीक है। कनाडा से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। और रूस से आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है, रूस के देश से मूल कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड से आप देखेंगे कि DPSP लिया गया है। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और ब्रिटेन से आप देखेंगे कि संसदीय प्रणाली लिया गया है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है ब्रिटेन से। और एक ही देश से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। और ब्रिटेन का तो मान लीजिए कि भारत में शासन नहीं था, तो इन्हीं के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही ले ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न जो है कि निम्न में से किन देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात की जा रही है। और न्यायिक पुनर्विलोकन को किस देश से लिया गया है, वो आप देखेंगे कि किस देश से लिया गया, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। और भारत व अमेरिका दोनों में यह शामिल है, ठीक है, भारत व अमेरिका दोनों में यह शामिल है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जाती है, वो आप देखेंगे कि अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। दो ही चीज़ यहाँ पर चलता है। और देखेंगे कि भारत में
कि न्यायिक पुनर्विलोकन चलता है। 2-3 शब्द ऐसे हैं, यानी मान लीजिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायोचित विधि प्रक्रिया, और फिर उसके बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और न्यायिक पुनर्विलोकन। ये 3 शब्द जो है भारतीय संविधान के रीढ़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? भारत में अमेरिका से लिया गया है, और भारत और अमेरिका में, या दोनों में देशों में शामिल है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 के तहत इसको शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो फिर इसको देखिए, 8वां प्रश्न जो है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? कपाट के यहाँ पर धीरे सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि कक्षों के बारे में पूछ रहा है कि कितने कक्ष का मनुष्य का हृदय होता है। वो होता है 4 कक्षों का। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये पक्षियों में पाया जाता है। द्विकोष्ठीय जो है ये पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है। ये पक्षियों में पाया जाता है। और त्रिकोष्ठी जो है, आप देखेंगे कि उभयचरों में पाया जाता है, उभयचरों में, ठीक है, उभयचरों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा और नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर इसको देखिए, जो 9वां प्रश्न है, मसालों का बागान, ठीक है। मसालों का बागान किस राज्य को बोला जाता है? मसालों का बागान किस राज्य को बोला जाता है? वो है केरल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, केरल में तरह तरह के मसाले पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा मसाला उगाया जाता है वो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। अभी का डाटा है, हाल ही का डाटा है, 2-3 साल हुए हैं। मध्य प्रदेश है यहाँ पर पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला उगाए जाते हैं, लेकिन तरह तरह के मसाला जो है वो केरल राज्य में उगाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मसाला जो है मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। अभी अगर डाटा बदल गया होगा, तो डाटा चेंज हो गया होगा, तो वो अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर आखिरी प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है। ये बात हमेशा आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। एक तरफ झील दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। लोनार झील आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नक्की झील गुजरात में नहीं पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान राज्य में पाया जाता है। पुलिकट तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में इसी तरह के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।